हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों मैं पवन कुमार, हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था तथा रंग। तो आइए देखते हैं भौतिक अवस्था तथा रंग। तो हेलो एरिन्स बच्चों क्या होते हैं? ये रंगहीन क्या होते हैं? हेलो एरिन्स आपके होते हैं क्या? हेलो एरिन्स क्या होते हैं? ये रंगहीन द्रव, ये रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन द्रव या फिर क्या होते हैं? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो ये हो गया आपका। तो हेलो एरिन्स कैसे होते हैं बच्चों? हेलो एरिन्स कैसे होते हैं? हेलो एरिन्स रंगहीन या तो फिर द्रव होते हैं या तो फिर क्या होते हैं? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब चूंकि बच्चों ये द्रव क्यों होते हैं और क्यों ये जो है क्रिस्टलीय होते हैं? क्योंकि इनके अणुभार काफी अधिक होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट काफी अधिक होते हैं। आप जानते हैं जिसके मॉलिक्यूलर वेट काफी अधिक होते हैं या तो क्या होते हैं? रंगहीन लिक्विड होते हैं या तो फिर वो क्या होते हैं? रंगहीन सॉलिड होते हैं। तो बस इसका ये रीजन है, साफ छोटा सा रीजन इसका है। मॉलिक्यूलर वेट अधिक तो ये क्या होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर क्या होंगे? ये जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका भौतिक अवस्था तथा रंग के बारे में। दूसरा देखते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी देखते हैं इसका। सॉल्युबिलिटी इसका देखते हैं, विलेयता देखते हैं। विलेयता के बारे में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो विलेयता देखते हैं इसका। विलेयता इसके बारे में, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी देखते हैं इसकी विलेयता। चूंकि बच्चों आपके हेलो एरिन्स क्या है? अल्प जो है ये पोलैरिटी इसमें पाई जाती है। आपके हेलो एरिन्स ए और एक्स, तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस पर क्या है आपका थोड़ा सा क्या होती है? इस पर अल्प ध्रुवीयता इसमें पाई जाती है। फिर भी ये क्या है? जल में क्या है? आविलेय है। अब जल में क्यों आविलेय है? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते नहीं। क्या बनाते नहीं? क्योंकि ये आंसर क्या होगा इसका बच्चों? क्योंकि ये जल के साथ हेलो एरिन्स जो आपके होते हैं, हेलो एरिन्स जल यानी कि H2O के साथ क्या नहीं बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं ये। और ना ही क्या? और ना ही जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हेलो एरिन्स जो होते हैं ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध ये नहीं बनाते हैं। और ना ही हेलो एरिन्स जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उसको ये तोड़ भी नहीं पाते हैं। आप जानते हैं कि जो जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, तो जल के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जल का, ये आपका जल का मॉलिक्यूल्स, ये दो जल के मॉलिक्यूल्स हमने लिया। तो यहाँ जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बंध को आपका एरिल हैलाइड्स जो होता है इस बंध को तोड़ भी नहीं पाता है। तो इसके बंध को ये तोड़ भी नहीं पाता है। और ना ही जल हेलो एरिन के साथ, ना तो हेलो एरिन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध ही बना पाता है। तो इसलिए क्या होता है? आपके हेलो एरिन्स क्या होते हैं? जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। इसीलिए हेलो एरिन्स क्या होते हैं? जल में आविलेय होते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। रीजन आपका क्या है? हेलो एरिन्स जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ना तो हेलो एरिन्स जल के बीच उपस्थित, जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध को ना ही ये तोड़ पाता है। इसीलिए क्या है? ये आपके हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, जल में आविलेय होते हैं। इसी वजह से ठीक आपके बात समझ में आ गई। दूसरा अगला पॉइंट लेते हैं, इसके घनत्व के बारे में देखते हैं, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसिटी क्या इसकी है? तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, तीसरा पॉइंट इसका है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में देखते हैं, यानी कि घनत्व के बारे में देखते हैं। तो हाइलोएरिन्स का घनत्व कैसे बढ़ता है। तो आप देखिए हाइलोएरिन्स है, ये आपके क्या है, हाइलोएरिन्स है, और ये इनकी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी हम लिख देते हैं। ये क्या है, इसकी डेंसिटी लिख देते हैं, और 1 ग्राम पर ml में इसकी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, डेंसिटी। तो हाइलोएरिन्स आपके क्या है, तो बच्चों हाइलोएरिन्स देखिए, हाइलोएरिन्स आपको मैंने बताया प्रिपरेशन में, तो ये आपके C6H5 ये आपका फेनिल है, इसके साथ फ्लोराइड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, फ्लोराइड जुड़ा हुआ है। तो हाइलोएरिन्स में क्या हो, फेनिल फ्लोराइड। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका C6H5 आपका यहाँ पर क्या जुड़ा है, क्लोराइड जुड़ा है, ये Cl आपका यानी क्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या हुआ है C6H5Br आपका ब्रोमोबेंजीन, और ये C6H5 और क्या है आयोडोबेंजीन, ये है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या, आप अगर देखें फेनिल ग्रुप जो आपका है, यहाँ जो फेनिल ग्रुप C6H5 ये सब में तो सेम है, कॉमन है, बट क्या है यहाँ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पर डिफरेंट है तो हाइड्रोजन का आकार कैसे बढ़ता है बच्चों, आपको बताया गया F का आकार क्या होता है, छोटा होता है Cl से, Cl से बड़ा आकार होता है Br का, और I का क्या होता है सबसे बड़ा। ये इसका आकार का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, ये आपको मैंने बताया है। तो एल्किल यानी कि फेनिल समूह तो इसमें सेम है आपका, एरिल जो है आपका इसमें सेम है, बट इसके हाइड्रोजन के आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन के आकार में वृद्धि होती है बच्चों, वैसे वैसे इनका क्या होता है, डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि इनके भार, आकार और भार क्या हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। तो आकार और भार बढ़ने की वजह से तो क्या है, हाइड्रोजन का आकार बढ़ने से क्या होता है, इनका घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर हम इनके घनत्व को दिखाएं बच्चों तो 1.031 इसकी डेंसिटी है। अगर इसकी हम दिखाएं डेंसिटी तो इसकी है 1.12 ये है इसकी डेंसिटी। अगर इसकी हम डेंसिटी दिखाएं तो इसकी 1.495 डेंसिटी है इसकी। अगर इसकी हम डेंसिटी दिखाएं तो 1.831 ये इसकी डेंसिटी है। तो आप देख रहे हैं, आंकड़े ही देख रहे हैं, आंकड़ा आपको याद नहीं करना बच्चों, आंकड़ा नहीं याद करना है, केवल आंकड़े से आप ये देखिए कि डेंसिटी किसकी ज्यादा हो रही है। तो आप देख रहे हैं डेंसिटी इसकी सबसे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर क्यों हो रही है ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर से उधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन का भार क्या हो रहा है, इसका भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, या वेट कह सकते हैं, इसका बढ़ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, आप जानते हैं जो आपका घनत्व होता है वो क्या होता है, मास के क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसके क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे मास बच्चों बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा बात, ठीक है, ओके। अगला हम देखते हैं यहाँ पर इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में चेक करते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में चेक करते हैं तो देखते हैं अगला आपका पॉइंट क्या बच्चों बन रहा है। अगला पॉइंट आपका बन रहा है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चेक करते हैं, यानी कि एनपी एंड बीपी के बारे में इसके चेक करते हैं। गलनांक और क्वथनांक के बारे में चेक करते हैं बच्चों इसके बारे में। तो आप देखिए हाइलोएरिन्स का गलनांक और क्वथनांक, देखिए जरा यहाँ पर इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में चेक करते हैं। तो ये आपका क्या है, हाइलोएरिन्स, ये क्या आपका हाइलोएरिन्स यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हम इसके लिख दे रहे हैं गलनांक और क्वथनांक लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका एनपी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसका लिख दे रहे हैं बीपी लिख दे रहे हैं। ओके, समझ जाएंगे एनपी और बीपी। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, ये देखिए C6H5F है, और दूसरा क्या है C6H5 क्या है आपका Cl है, तीसरा क्या है C6H5 क्या है Br है, और चौथा आपका क्या है C6H5 क्या है I है। ये है आपके, अभी लिखा था ये, अभी लिखा था आपके सामने है, तो फिर से आप इसको देखिए। तो बच्चे जो वीडियो मतलब हाइलोएरिन्स के पढ़ रहे हैं उसको आप पीछे से, जो बच्चे ना देखो पीछे से हाइलोएरिन्स के वीडियो
स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसका जो एमपी है, यहाँ पर इसका जो एमपी है देखते हैं 231 है। कितना है? 231 है। और इसका एमपी देखते हैं 238 है। इसका कितना है? 238 है। इसका अगर हम देखें तो इसका 242 है। इसका क्या है? 242 है। और इसका देखें तो 200 क्या है? 43 है। देखो बच्चों बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है। जरा इसके क्वथनांक को देखें तो एक क्वथनांक देखें 338 एक केल्विन में है, 338 केल्विन में। ये सब केल्विन में वैल्यू दिए गए हैं। ओके, ये क्या है? 405 है। यहाँ पर देखो 405 यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आप देखें 405 429 है। 400 कितनी है? सॉरी 400 क्या है? यहाँ पर 29 है। और फिर अगर यहाँ पर हम देखें 400 क्या है आपका? 461 है केल्विन। 461 केल्विन। ये सब केल्विन में, किसमें बच्चों? ये सब केल्विन में। किसमें है? केल्विन में दिया गया है ये आंकड़े। तो आप देख रहे हैं अब ये बढ़ क्यों रहा है? देखिए 231, 238, 242 और 243 बढ़ गया। फिर क्या है? ये देखिए 338, 405, 429 और 461 हो गया। तो आप दे रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं इसके, गलनांक और क्वथनांक के क्या हो रहे हैं? आंकड़े इसके बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं वैसे इसके गलनांक मतलब इतने इनके अणुओं को पिघलाने के लिए ज्यादा आपको टेम्परेचर देनी पड़ रही है। और इसके अणुओं को उबालने के लिए क्या हो रहा है? ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्या इसका कारण ये है कि आपके यहाँ भी फेनिल क्या है? सेम है। इसका कारण ये है कि जो है हैलोजन का आकार क्या हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है, उसका भार बढ़ रहा है। इसलिए इसके क्वथनांक भी क्या हो रहे हैं? गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा कारण? इनका गलनांक और क्वथनांक हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ क्या है? हैलोजन जो आपके हैलोजन है, हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आकार जैसे जैसे बढ़ता है बच्चों, आपको बताया जाता है जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? वांडर वाल फोर्स बढ़ता है। इनके अणुओं के बीच में क्या होता है? वांडर वाल फोर्स बढ़ता है। तो आप जानते हैं आकार जो होता है ये वांडर वाल क्या होता है? वांडर वाल बल क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वांडर वाल फोर्स भी क्या हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है। तो वांडर वाल फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। अगर आपके डाई हैलो एल्केन्स है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ, ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो वांडर वाल बढ़ जाता है इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, देखिए यहाँ है पैरा डाई क्लोरो, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आंसर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन के गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन आर्थो या फिर मेटा, यहां लिख देते हैं मेटा डाई क्लोरोबेंजीन से अधिक होते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्यों होते हैं? क्या कारण है? तो स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है? यहाँ पर स्ट्रक्चर है बेंजीन, इस पर क्लोरो, तो ये क्या है? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन क्या है? आर्थो। फिर अगर देखें तो ये क्या आपका यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये आपका क्या है?
ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। अगर ये देखें तो तीसरा स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, लिखा हुआ है यहाँ पर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की अपेक्षा इसके क्या होते हैं, गलनांक क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका एमपी क्या होता है, अधिक होता है इन दोनों की अपेक्षा। यानी कि आर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की अपेक्षा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है। क्या कारण है इसका, क्या कारण है? बाकी क्वथनांक तो लगभग, इनके क्वथनांक लगभग बराबर होते हैं। इनके क्वथनांक चूंकि इसमें हाइड्रोजन बंध तो पाया नहीं जाता है, इनमें हाइड्रोजन बंध पाया नहीं जाता है, इसलिए जो है इनके लगभग क्वथनांक जो होते हैं वो सेम होते हैं। हाइड्रोजन बंध ना होने की वजह से, हाइड्रोजन बंध बनाते नहीं है, तो हाइड्रोजन बंध ना होने की वजह से बच्चों इसके क्या होते हैं, क्वथनांक तो लगभग सेम होते हैं, पर गलनांक में ज्यादा यहाँ फर्क होता है। तो गलनांक में क्या फर्क होता है ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है पैरा वाले का ज्यादा क्वथनांक क्यों होता है और बाकी आर्थो और मेटा का क्या होता है, कम होता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो आपका पैरा है इसकी जो है गलनांक अधिक होने का कारण इसकी सममित संरचना है। तो बच्चों इसकी क्या है, तो ये जो पैरा है इसकी कैसी होती है, इस पैरा का क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इस पैरा का क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी सममितीय संरचना होती है। तो पैरा वाले की क्या होती है बच्चों, सममितीय संरचना होती है। इसकी सममितीय संरचना होने के कारण पैरा के जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होते हैं ये अपने क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरा वाले क्या होते हैं, जो पैरा वाले हैं, पैरा यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मतलब क्रिस्टलीय जालक संरचना में अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। ओके, दिख रहा होगा आपको। क्या होता है बच्चों, जो पैरा आपका डाइक्लोरोबेंजीन होता है वो क्या होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना कैसी होती है आप लिखेंगे, सममितीय संरचना होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अपने क्रिस्टलीय जालक संरचना में क्या होते हैं, अधिक सघन रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब एकदम पास होते हैं ये। अब जब एकदम पास होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे, तो इनको जब पास होंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन इसके बाद क्या होगा, पास होंगे, बहुत ज्यादा होगा। और ऐसे में जब पास अधिक होंगे, आकर्षण ज्यादा होगा, ऐसे में इनको एक दूसरे से अलग करना, इनके मॉलिक्यूल्स को अलग करना, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा आप देनी पड़ेगी, इसको पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए इसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये समझ में आपको आ गया होगा। क्या आप कारण बताएंगे बच्चों, क्या कारण बताएंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके क्रिस्टलीय जालक में, यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के क्रिस्टलीय जालक संरचना में ये क्या होते हैं, इसके अणु जो होते हैं अधिक सघन रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होने की वजह से पास होते हैं, तो इनका आकर्षण एक दूसरे से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात इनके बीच वंडर वाल फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे में इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या होंगे, अलग होंगे। तो आपको इस समझ में बात आ गई होगी। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और यहां पर देखते हैं। अब आपका केमिकल प्रॉपर्टी चलेगा, क्या चलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी चलेगा।
हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा ये हम देखते हैं। इससे पहले देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं हेलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होती है। हेलो एरिन की क्रियाशीलता हेलो एल्केन से क्या होती है, कम होती है। पहले ये देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका क्वेश्चन आपका जवाब देना है। क्या है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आर एक्स क्या आपका हेलो एल्केन है, तो आर एक्स हेलो एल्केन और एक्स की क्रियाशीलता ए आर एक्स यानी कि हेलो एरिन से अधिक होती है। क्यों? ठीक, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में कर दिया हमने बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो आरएक्स की क्रियाशीलता एआरएक्स से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? ये आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर दो तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहला एक अनुनाद अस्थायीकरण द्वारा, पहला इसको आंसर हम दे सकते हैं आंसर 1, तो आंसर इसका 1 हम दे सकते हैं। पहला क्या है, अनुनाद अस्थायीकरण द्वारा। अनुनाद अस्थायीकरण द्वारा, तो अनुनाद अस्थायीकरण द्वारा हम इस जवाब को सटीक आंसर जो है इसका दे सकते हैं। तो अनुनाद अस्थायीकरण क्या होता है, यहाँ पर हेलो एरिन की क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण, हेलो एरिन्स की कम क्रियाशीलता का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है इनके अणुओं का अनुनाद अस्थायीकरण। तो अनुनाद अस्थायीकरण है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ये अनुनाद द्वारा ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा अस्थायी हो जाते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। देखिए अनुनाद अस्थायीकरण कैसे इनका होता है, तो आप जानते हैं ये आपके हेलो एरिन्स, मान लीजिए ये आपके हेलो एरिन्स, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर बॉन्ड है आपके, और यहाँ पर ही आपके बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपके क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इनके पास ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना के द्वारा ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पर सेट हो जाता है, ये वाला। चूंकि ये वाला कार्बन जो यहाँ का कार्बन है, इस कार्बन पर क्या है, sp2 संकरण है, इस कार्बन पर क्या है, sp2 संकरण है। तो sp2 संकरण में s ऑर्बिटल का, sp2 संकरण में जो s ऑर्बिटल है, दिख रहा होगा, हाँ ठीक, ओके। sp2 संकरण में s ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर यहाँ पर है वो कितना है, 33.33% है, 33.33% है। और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है, p ऑर्बिटल का यहाँ पर कैरेक्टर कितना है, 66.66% है। तो जिसमें अगर Rx में देखें हम, तो Rx जो आपका होता है, तो इसका जो कार्बन होता है sp3 संकरण होता है, और इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर, s ऑर्बिटल का जो लक्षण होता है 25% होता है, देखिए कम है। और p का जितना कैरेक्टर होता है, p ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर होता है यहाँ पर वो कितना है, वो आपका यहाँ पर 75% है, ठीक है। तो sp3 संकरण, Rx क्या है, Rx का जो कार्बन होता है वो sp3 संकरण का होता है, जबकि Arx का जो कार्बन होता है यहाँ वो sp2 संकरण का होता है। sp2 संकरण, क्योंकि द्विबंध है तो द्विबंध के कंपाउंड क्या होते हैं, द्विबंध, द्वि से sp2, और ये सिंगल से sp3 वाले होते हैं, सिंगल से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ के कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये अनुनाद अस्थायीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुनाद अस्थायीकरण। तो ये वाला आपका इसके बीच यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का ये क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड का ये क्या कर लेता है,
फॉर्मेशन कर लेता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। और ये वाला यहाँ का जो आपका है ये यहाँ ये चीज ये और ये यहाँ पर, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है अन्नाद स्थायीकरण, ये वाला बॉन्ड इस साइड पर, ये वाला बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर साइड पर सेट हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाते हैं, या ये वाला क्या होगा यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो इस पर यहाँ जब सेट हो जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर क्या आ जाता है, इस कार्बन पर क्या आ जाता है यहाँ निगेटिव। ठीक, क्या आ जाता है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही तो होता है यहाँ पर इस पर पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव होता है, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब इस डबल बॉन्ड से जब जुड़ा होता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.62 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि RX के बीच की 1.82 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से यानी कि बंध दूरी घट जाती है। जब बंध दूरी घट जाती है तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाने की कोशिश करता है। एक्चुअली आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देते हैं, एक्चुअली ये अन्नाद द्वारा डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, बना लेता है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेता है, अन्नाद के द्वारा क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को यहाँ बना लेता है, तो बंध इसकी क्या हो जाती है, बंध दूरी घट जाती है। और अब यहाँ से हैलाइड का यानी कि Cl का निकलना क्या हो जाता है, यहाँ पर कठिन हो जाता है। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसीलिए क्या होती है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो आप समझ गए होंगे, अन्नाद स्थायीकरण द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये अन्नाद लगभग 5 अनुनाद संरचनाएं ये बनाता है, कोनिकल 5 अनुनाद संरचनाएं बनाता है, और ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्थायी हो जाता है, और Cl का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घट जाती है। जबकि सिंगल RX के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड की दूरी अधिक होती है, बंध दूरी जितनी अधिक होगी X का निकलना उतना ही आसान होगा, और बंध दूरी जितनी कम होगी X का निकलना उतना कठिन होगा। इसलिए और X क्या होगा, ये कम क्रियाशील होगा, क्योंकि यह अन्नाद स्थायीकरण के द्वारा क्या हो गया है, ज्यादा स्थायी हो गया है। डबल बॉन्ड बनाकर क्या होता है, बनाकर ज्यादा स्थायी हो गया। Cl का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से Cl का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अन्नाद स्थायीकरण द्वारा ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए X का यहाँ पर Cl का यानी कि X का निकलना कठिन होता है, जबकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आपका निकलना ये आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्रियाशील कौन होगा, ये आपका ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि आपका जो ARX होगा एक कम क्रियाशील होगा, और RX क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो आप कहेंगे अन्नाद स्थायीकरण के द्वारा ARX क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे बंध दूरी घट जाती है, और जब बंध दूरी बढ़ जाती है तो ज्यादा स्थायी होता है। अब स्थायी में से इलेक्ट्रॉन को मतलब Cl को निकालना क्या होगा, कठिन होगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए कम क्रियाशील होगा। जबकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसकी बंध क्या होती है, कमजोर होती है, तो इसमें क्या होगा, इसको X को निकालना आसान होता है यहाँ से, इसलिए इसकी बंध दूरी भी अधिक है। तो इसकी बंध दूरी जितना ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, इसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। ओके, समझ गए होंगे आप बात। ठीक है, ओके। चलिए एक दूसरा कारण देखते हैं, एक इसका दूसरा कारण भी हम देख लेते हैं। इसका दूसरा कारण इसी तो अन्नाद स्थायीकरण के द्वारा मैंने ये बता दिया। दूसरा हम आपको बता देते हैं CX बंध के संकरण अवस्था के आधार पर। तो संकरण अवस्था के आधार पर देखते हैं CX की संकरण अवस्था के आधार पर। तो आंसर 2 इसका है, मतलब दूसरे तरीके से कैसे आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो बताया, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो आपका यहाँ पर Cl होगा, इस पे जो संकरण होता है क्या है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण में आपका S कैरेक्टर कितना होता है, 33.33% होता है, और P कैरेक्टर कितना होता है, 66.66% होता है यहाँ पर। तो ये वाला इसमें S का कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा,
जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा साझे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ कार्बन खींचता है, इसलिए इस पर धन चार्ज आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, कार्बन पर ऋण चार्ज आ जाता है। जबकि RX में बच्चों देखें तो RX में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इसका जो कार्बन RX है sp3 संकरण का होता है, इसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होता है 25% और p का कितना होता है 75% कैरेक्टर होता है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ का जो कार्बन है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अधिक। जबकि यहाँ का क्यों अधिक विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक। जबकि यहाँ का कार्बन क्या है, s कैरेक्टर इसमें कम है, इसलिए जो है यहाँ कम, ये कम क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन होगा, ये कार्बन जो होगा यहाँ का ये कम विद्युत ऋणात्मक होगा, कम विद्युत ऋणात्मक होगा। ओके, समझ रहे हैं। तो ये कम विद्युत ऋणात्मक होगा तो ये साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या जाएगा, ऋण चार्ज आ जाएगा। तो ये साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। और जबकि ये इसको खींच रहा अपनी तरफ, सीएल को खींच रहा, तो अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो खींचेगा सीएल को निकलने नहीं देगा, जबकि ये सीएल यहाँ पर क्या है, एक्स जो है आपका निकल रहा है, यानी कि यहाँ एक्स भी आप ले सकते हो। तो एक्स पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्स पर यहाँ पॉजिटिव, जो सीएल पर यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ तो मैं बता रहा था कि ये यहाँ पर ये कार्बन जो है ये साझे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है और ये यहाँ पर कार्बन इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या s कैरेक्टर क्या आपका कम है, यहाँ 25% ही है, यहाँ 33% है, यहाँ 25% ही है। तो ये इधर और इसका कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए s ऑर्बिटल इसमें p ऑर्बिटल इसके है, तो ये p ऑर्बिटल ये अपने खींचेंगे 25%, 75% ज्यादा कैरेक्टर, तो ये अपनी तरफ इधर खींचेगा। जब ये बच्चों इधर अपनी तरफ इसको ज्यादा खींचे होगा, ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब 1.62 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जबकि इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों 1.82 एंगस्ट्रॉम होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, यानी कि इसके बंध दूरी घट जाएगी, बंध दूरी घट जाएगी। और ये कार्बन विद्युत ऋणात्मक अधिक है, जबकि जो sp2 का कार्बन है ये विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, और जो आपका sp3 का कार्बन है ये क्या है, धनात्मक है ज्यादा, और ऋणात्मक इसका x है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींचेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ से x का निकलना कठिन होगा। जबकि ये इधर की तरफ हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ से x का हाइलाइट का निकलना आसान होगा, यहाँ से निकलना आसान होगा। जबकि यहाँ से यक्स का हाइलाइट का निकलना क्या होगा, यहाँ पर कठिन होगा, यहाँ पर कठिन होगा। क्योंकि क्या होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बंध है, जो बंध दूरी होती है वो कम हो जाती है, यहाँ पर बंध दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ तो बंध दूरी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए यहाँ से हाइलाइट निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये ARX की क्रियाशीलता कम होती है RX की अपेक्षा। आपको समझ में आ गया, ARX की अपेक्षा RX की क्रियाशीलता क्या होती है, इसीलिए अधिक होती है। तो ये मैंने आपको बताया दो तरीके से, एक अनुनाद स्थायीकरण के द्वारा RX की क्रियाशीलता अधिक होती है, इस आधार पर बताया। दूसरा मैंने आपको बताया संकरण, RX की CX बंध के संकरण अवस्था के आधार पर मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, और हाँ, कॉपी और कलम लेकर हमेशा बैठें और इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि जब नोट्स आप खुद बनाएंगे, आपका बनाया हुआ नोट बेहतर होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। जब आप नोट बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, आपको अगले वीडियो में हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छे रिएक्शन आपको बताएंगे, नॉर्मली रिएक्शन बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर करें। धन्यवाद।